Hello guys, this is Suyaj Bajpayee and this is our YouTube channel of Supreme 60 where I am going to teach you the electrostatic chapter. अब हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे थे, डायपोल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हमने बात करी डायपोल जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं जब डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। गाइस, शुरुआत करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि डेरिवेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। डेरिवेशंस उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे हैं, और डेरिवेशन उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो IIT-JEE के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेशंस आप देख लीजिएगा, एक बार क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और जो बोर्ड और एकेट्स की तैयारी कर रहे हैं वो डेरिवेशंस अच्छे से एक कॉपी में नोट डाउन भी कर लें, क्लियर। क्योंकि उनके ये डेरिवेशंस बोर्ड में CBSEs में या फिर पूछ दिए जाते हैं या फिर यूपी बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं एज इट इज, क्लियर। तो जैसे कि अभी हमने लास्ट टर्म पे कुछ डेरिवेशंस देखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्लियर। उसके बाद एक जनरल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, क्लियर। उसके बाद हमने डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया था, क्लियर। और फिर हमें पता चला था कि इस केस में जो डायपोल है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्लियर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं था, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर डायपोल को रखना है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जो उसका एंगल बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी डायपोल मोमेंट का एंगल बन रहा है, वो एंगल या फिर 0 होना चाहिए और या फिर 180 होना चाहिए, क्लियर। ये हमने समझ में आ गया था, ये हमें क्लियर। और अगर 0 होगा तो वो जो पोजीशन होगी, वो जो डायपोल का इंक्लिनेशन होगा वो तो 0 हो जाएगा, मींस डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 हो जाएगा। उस पोजीशन में जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है। और जब यही एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तब भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब इस इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो मैक्सिमम होगी, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री वाले के लिए तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रही होगी, क्लियर। हमने आपको 3 जनरल एग्जांपल लेके भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझा दिया है, क्लियर। अब हम आगे आते हैं, आगे समझते हैं कि जब हम इसी डायपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बल्कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, क्लियर, तब क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह समझ लीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा कि DE/dx इज इक्वल टू 2 है, DE/dx इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में वेरी कर रही है या फिर कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, क्लियर। DE/dx +2 दिया हुआ है, मींस जैसे जैसे हम x एक्सिस में जा रहे हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो जैसा कि ये आपका डायपोल है और फिर से ये फिर से वही सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही होंगी, क्लियर। अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप खुद बताइए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल सही है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, मतलब वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट होगा, क्लियर। और फिर से अगर हम बात करें तो ये सेंटर है, सेंटर से राइट साइड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। लेकिन गाइस अब आप एक बार ये बताइए मुझे, क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पे लग रही होगी, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पे भी लग रही होगी? क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पे भी लग रही होगी? तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इस बार की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रही है, क्लियर। तो अगर हम इस एग्जांपल को चेक करते हैं तो यहाँ पे DE/dx जो है वो 2 है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन पे पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ रही होगी, मान लीजिए x है, क्लियर। तो अगर हम कुछ दूरी पे, इससे कुछ डेल्टा x पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इस बार क्या है कि इस बार जो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के बराबर नहीं होगा। ये दोनों फोर्सेस इस बार अलग अलग होंगे, क्लियर। जैसा कि अभी हमने पिछली बार बात करी थी, जब जो डायपोल सिस्टम था अपना वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तब उस केस में क्या हो रहा था कि इसमें लगने वाला फोर्स, इसमें लगने वाले फोर्स के
इक्वल होता था, जिसकी वजह से जो अपना डायपोल सिस्टम हो जाता था वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता था, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता था, लेकिन रोटेशन अभी होता था उसमें। क्लियर? लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर इस केस की हम बात करें तो इस बार इसमें जो फोर्स लगेगा, अगर उसको हम F1 कह रहे हैं, उसको हम F1 कह रहे हैं, और इस चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है वो F2 कह रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप ये खुद से सोचने की कोशिश कीजिए कि dE/dx जो है अगर वो +2 है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर? तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे, तो इसमें ये डायपोल है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जैसे कि अभी हमने पता करी वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। क्लियर? डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एग्जांपल में दी गई है वो E है, वो राइट साइड है। क्लियर? वो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रही है, जैसा कि हम यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि dE/dx ये हमें +2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्स एक्सिस के साथ चेंज कर रही है, उसके साथ इंक्रीज कर रही है। क्लियर? तो dE/dx = 2, इसका क्या मतलब है अगर इसको अच्छे से समझते हैं तो dE = 2 टाइम्स dx, मीन्स अगर हम x एक्सिस में dx डिस्टेंस आगे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो dE से इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? या फिर इस dE और dx को आप डेल्टा E और डेल्टा x से भी रिलेट कर सकते हैं, डेल्टा E और डेल्टा x से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो इस बार नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो इस केस में क्या होगा गाइस, इस केस में अगर हम ये समझें कि ये जो डायपोल है, ये जो डायपोल इस समय यहाँ रखा हुआ है ये टिल्टेड फॉर्म में है, तो इसका जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज -q है, वो +q से थोड़ा पीछे है ना। तो सिंपल सी बात है कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रॉस सेक्शन पे लग रही होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रॉस सेक्शन पे होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ इंक्रीज कर रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस वो अगर मान लेते हैं हम कुछ A है कुछ E है, मान लेते हैं वो E है, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस क्रॉस सेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस E से ज्यादा होगी। क्लियर? इस E से ज्यादा होगी तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इंक्रीमेंट की वजह से जो दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहे होंगे गाइस, आपको पता है कि कोई चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई चार्ज Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F = QE होता है, वो F = QE होता है। क्लियर? तो आप खुद समझिए, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किस चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा होगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। क्लियर? फिर से, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्लियर? तो अब आपको इसमें समझना है कि इस चार्ज में फोर्स अगर F2 लग रहा है और इस चार्ज में फोर्स F1 लग रहा है, मींस जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में F1 का फोर्स फील कर रहा होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में F2 का फोर्स फील कर रहा होगा। क्लियर? तो अब आप खुद से ये एक बार पूछिए कि क्या इस केस में F1 और F2 सेम होंगे? क्या इस केस में F1 और F2 सेम होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सेम नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं सेम होंगे? मान लिया कि चार्ज तो इस पे सेम है, चार्ज तो दोनों में सेम है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस पे सेम है? जी हाँ, सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोनों चार्जेस पे सेम है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज में कम होगी और इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी।
क्लियर। इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी इस चार्ज पार्टिकल पे, और इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। क्लियर। तो इस बार जो नेट फोर्स अगर हम निकालें, इस बार अगर हम इस चार्ज के सिस्टम पे, मतलब इस डाइपोल पे अगर हम नेट फोर्स ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर, तो वो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वो नेट फोर्स, पहली चीज तो ये समझिए वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स की नेट डायरेक्शन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस डाइपोल पे एक तो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है जो कि F1 है, क्लियर, जो कि राइट साइड है, और दूसरा फोर्स जो इस सिस्टम पे लग रहा है वो F2 लग रहा है जो कि लेफ्ट साइड में है। क्लियर। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इस वजह से F1 जो है वो F2 से ग्रेटर होगा, क्यों ग्रेटर होगा, बिकॉज F इज इक्वल टू QE होता है। अगर कोई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q रख दिया जाए तो वो Q चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स F इज इक्वल टू QE होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें इन दोनों चार्ज सिस्टम की, तो इसमें F1 जो फोर्स लग रहा होगा वो Q और E1 लग रहा होगा, क्लियर, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस केस में। क्लियर। और अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F2 जो है वो Q टाइम्स E2 लग रहा होगा। अब आप खुद समझिए E1 और E2 में कौन ज्यादा होगा। मान लेते हैं चार्ज तो दोनों पे सेम है, दिख रहा है हमें, लेकिन E1 और E2 में E1 जो है वो ज्यादा होगा, इस वजह से F1 इज ग्रेटर देन F2 है। मतलब अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ कंसिडर करते हैं तो इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है F1 और दूसरा है F2। क्लियर। तो अब आप समझिए F1 इज ग्रेटर देन F2, मतलब इस सिस्टम में जो नेट फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, वो फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। क्लियर। ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा इस सिस्टम में वो फोर्स F1 माइनस F2 होगा, नेट फोर्स मींस इस सिस्टम की अगर हम बात करें, इस सिस्टम को अगर हम एक डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव सिस्टम से डिनोट करते हैं तो इस सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है F1 है, क्लियर, राइट साइड, और जो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है वो F2 है। क्लियर। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में नेट फोर्स F1 माइनस F2 राइट साइड लगेगा। क्लियर। तो ये सिस्टम क्या इस समय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। जो पिछला वाला सिस्टम था जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी तब जो सिस्टम था हमारा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब बात करते हैं रोटेशनल की इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी। क्लियर। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार फिर से इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स राइट साइड लग रहा है और इसमें एक फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को जरा चेक करते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर, और इसके अबाउट अगर हम देखते हैं कि टॉर्क क्या लग रहा है, तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो फोर्स राइट डायरेक्शन में F1 लग रहा है ये इस सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर। और अगर इसी तरीके से अगर हम इस फोर्स F2 का टॉर्क निकालें, इसका सेंस निकालें टॉर्क का, तो वो देखते हैं क्या आएगा। तो ये एक्सिस है, तो ये फोर्स F2 भी इस एक्सिस के अराउंड इस चार्ज को, इस सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश करेगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि इस फोर्स का जो टॉर्क τ1 आएगा और इस फोर्स का जो टॉर्क τ2 आएगा, वो दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं, इस सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं। इस वजह से ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं होगा, ये सिस्टम इस समय रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज है,
इस बार अगर ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है और ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम होगा ये सिस्टम आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। क्लियर? मींस ये सिस्टम आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा, तो इस तरह का मोशन ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस है जब हमारा डायपोल जो है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। क्लियर? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे जो हमारे इस कंसेप्ट पे भी बेस्ड होंगे, और जब डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस पे भी बेस्ड होंगे। ठीक है? तो हम दोनों ही तरह के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, उससे हमारी चीजें और क्लियर होने लगेंगी। ठीक है? चलिए, तो अब हम समझते हैं आगे न्यूमेरिकल एक समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये आज का। क्लियर? तो देखते हैं इसमें क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आपको डायपोल मोमेंट दिया है P, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E. Show diagrammatically the orientation of the dipole in the field for which torque is maximum, half the maximum value and 0. ठीक है? ये फिर समझते हैं। Show diagrammatically means आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर? किसका? The orientation of the dipole in the field, dipole in the field, आपको फील्ड लाइन बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। क्लियर? और उसमें आपको डायपोल की प्लेसिंग, उसका ओरिएंटेशन बताना है। क्लियर? समझ रहे? कब? फॉर विच टॉर्क इज मैक्सिमम, जब टॉर्क मैक्सिमम हो, तो टॉर्क का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, हम समझ सकते हैं टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, टॉर्क किस एंगल पे डायपोल जो है वो इंक्लाइन हो इलेक्ट्रिक फील्ड से कि टॉर्क मैक्सिमाइज हो जाए, है ना? वो आपको फिगर बनाना है। क्लियर? उसके बाद आपको वो फिगर बनाना है, वो डायग्राम बनाना है जब जो टॉर्क है वो हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, मींस इस मैक्सिमम वैल्यू का टॉर्क आधा हो जाए। क्लियर? उसके बाद आपको वो डायग्राम बनाना है जब अपना टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला फिगर देखते हैं हम, पहला फिगर। क्लियर? तो देखिए, आप जानते हैं सबसे पहले हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि टॉर्क जो है वो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वो P क्रॉस E होता है, जहां P जो है वो डायपोल मोमेंट है और जहां E जो है वो एक्सटर्नली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो इस केस में जो टॉर्क हो जाता है वो मॉड P मॉड E कॉस साइन थीटा हो जाता है, वेयर थीटा इज द angle between moment and electric field, means theta is the angle between dipole moment and electric field. Clear? तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो P क्रॉस E के डायरेक्शन में होगा, मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन जिस तरीके से हम निकालते हैं उसी तरीके से हम P क्रॉस E का भी डायरेक्शन निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आगे समझते हैं कि जब हमारा यही फॉर्मूला है, बस हमें इसी फॉर्मूले पे फोकस करना है, मींस अगर हम एक जनरल केस लें कि P इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल वो कुछ थीटा एंगल यानी इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है गाइस? ठीक। अब इस केस को अगर हम समझें तो इस केस की ही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो टॉर्क है वो PE sin थीटा है, और टॉर्क का सेंस जो है रोटेट करने का वो क्लॉकवाइज है, मतलब इस डायपोल को टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब ये समझिए कि ये जो एंगल थीटा है इसको अगर हम वेरी कराएंगे तो टॉर्क किस हिसाब से चेंज करेगा। क्लियर? मतलब आपको साइन थीटा का ही वेरिएशन देखना है। थीटा का वेरिएशन मींस P और E का मैग्नीट्यूड में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन किस में होगा? जब हम इसको टिल्ट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, तो उस समय वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ थीटा में ही होगा। क्लियर? कोई भी वेरिएशन मोमेंट के मैग्नीट्यूड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में नहीं होगा। क्लियर? तो अब समझिए कि जब आप इसको रोटेट करोगे, थीटा इंक्रीज कर रहे हो, क्लियर, तो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की किस थीटा पे मिलेगी, किस थीटा पे टॉर्क की
मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल सही है, आप काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि हमें इस क्वांटिटी को ही मैक्सिमाइज करना है, और इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हम जानते हैं वो 1 के बराबर होती है, और उस वैल्यू पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा जब 1 होता है, साइन थीटा जब 1 के इक्वल होता है, तो उस समय पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो गाइस पाई बाय 2 के इक्वल होती है, वो पाई बाय 2 के इक्वल होती है। क्लियर? मींस जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की मिलेगी वो थीटा एंगल पे मिलेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की जो होगी वो किसके बराबर होगी गाइस? वो वैल्यू P डॉट E के बराबर, P इंटू E के बराबर हो जाएगी, मतलब P E के बराबर हो जाएगी। इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो P E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 हो चुका है। क्लियर? अब आगे समझते हैं। अब वो फिगर आपको बनाना है, मतलब फिगर अब चलिए बना देते हैं हम जल्दी से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है अगर, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का वेक्टर होगा। क्लियर है गाइस? तो ये फिगर हो जाएगा, डायग्रामेटिकली फिगर ये हो जाएगा आपका पहले पार्ट का। क्लियर है? अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, है ना? तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि वो फिगर बनाइए, वो डायग्राम बनाइए कि जब टॉर्क जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो PE है। क्लियर? और इसका हाफ मींस टॉर्क इक्वल टू PE बाय 2 हो जाएगा, PE बाय 2 हो जाएगा। और अब हमें कुछ नहीं करना है, जो टॉर्क का फॉर्मूला है उसी से इसको इक्वेट कर देना है। ठीक है? तो दिस विल बी PE साइन थीटा। तो गाइज यहां से जो साइन थीटा है वो 1/2 आ जाएगा, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा 1/2 कब होता है? एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। क्लियर है गाइस? ठीक है? तो थीटा हमको समझ में आ गया कि थीटा 30 डिग्री होगा, मतलब इसका जो डायग्रामेटिक फिगर होगा, इसका जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो फिर जो डायपोल मोमेंट होगा वो एक्स एक्सिस से एक जनरल एंगल 30 डिग्री के एंगल पे होगा, एक फिक्स एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री पे होगा। क्लियर? तो ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ये आपका फिगर हो जाएगा इस केस के लिए। क्लियर? अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड केस के बारे में। ठीक है? कि जब टॉर्क हमारा 0 हो जाए, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्विलिब्रियम पोजीशंस। एक बार टॉर्क तब 0 होगा जब थीटा 0 है, और एक बार टॉर्क तब 0 होगा जब थीटा 180 है। तो इन दोनों केस को अब हम समझ लेते हैं। क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट दीज टू, एंड वी हैव टू डिस्कस द लास्ट वन। ओके? हाँ जी, तो अब हम थीटा इक्वल टू 0 की बात करते हैं। क्लियर? तो समझिएगा कि थीटा इक्वल टू 0, जब टॉर्क इक्वल टू 0 हो जाए अपना, जब टॉर्क इक्वल टू 0, तो टॉर्क 0 कब होगा? टॉर्क 0 होगा P डॉट E इंटू साइन थीटा जब 0 हो जाए। P 0 हो नहीं सकता, E 0 हो नहीं सकता, मीन्स जब साइन थीटा ये 0 होगा उस समय आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू 0 आपको दो एंगल पे मिलती है, एक 0 डिग्री पे, क्लियर, और दूसरा 180 डिग्री पे। 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे आपको साइन थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इस केस में दो फिगर बनेंगे। पहला फिगर ये होगा कि आपकी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका डायपोल भी आ जाए, उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हो जाए। मीन्स ये डायपोल का, उस डायपोल का नेगेटिव चार्ज होगा और ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज होगा, ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ये आपका एक सिस्टम होगा जिसमें नेट टॉर्क अभी 0 है। क्लियर? दूसरा जो सिस्टम होगा, जो दूसरा डायग्रामेटिक फिगर होगा, वो आपका ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड हो और डायपोल मोमेंट जो है वो लेफ्ट साइड हो, मतलब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री का हो। आप खुद देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है इस बार वो 180 डिग्री है। थीटा इस केस में 0 है, क्लियर, और थीटा इस केस में गाइस, इस केस में थीटा
180 डिग्री है। क्लियर? 180 डिग्री है, समझ रहे हो आप? क्लियर? तो बेसिक सा कंसेप्ट है एकदम, है ना। हमें बस थीटा निकाल के P और E का इंक्लिनेशन शो करना है बस। क्लियर? समझ गए होगे, है ना। तो ये 3 केसेस थे जिसमें टॉर्क की वैल्यू हमने चेक करी कि टॉर्क की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, टॉर्क की वैल्यू कब हाफ ऑफ द मैक्सिमम होगी, टॉर्क की वैल्यू कब 0 होगी। तो ये थीटा हमने इस तरीके से डायग्राम भी बना दिया और थीटा भी निकाल लिया। क्लियर? तो सबसे पहले हमें टॉर्क का जनरल फॉर्मूला यूज करके PE sin थीटा यूज करके हम थीटा निकालेंगे और उस थीटा से हम फिर फिगर बना देंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में टॉर्क है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मींस 5th क्वेश्चन पे। क्लियर?
हाँ तो गाइज ये हमारा 5th क्वेश्चन है ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो फिर से इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म हुई तो उसके तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस न्यूमेरिकल से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रा वीडियो पॉज करके खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, क्लियर। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल, देखते हैं। तो इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन। तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक z डायरेक्शन में है, क्लियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट, मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये केस है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर। नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। इसका मतलब समझिएगा, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें वो यूनिफॉर्म है, मतलब जो उसका इंक्रीज होने का रेट है वो यूनिफॉर्म है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सिंपल सा है कि dE/dz जो है वो कांस्टेंट होगा। dE/dz मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, क्लियर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, दोनों अलग अलग हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जी हाँ, तो उसका मतलब सिंपल सा इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली लिखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, मींस dE/dz जो है वो कांस्टेंट है, क्लियर। आगे समझते हैं। और ये रेट भी दिया आपको, एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, क्लियर। मींस इस रेट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में इंक्रीज कर रही है। नाउ व्हाट आर द फोर्सेस एंड टॉर्क experienced by a system having a total dipole moment equal to 10⁻⁻⁷। आपको डायपोल मोमेंट भी दे दिया गया है, क्लियर। इन नेगेटिव z डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो कोशिश कीजिए फिगर बनाने की, फिर फिगर बना के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, क्लियर। तो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना, समझते हैं कि फिगर किस तरह का होगा। तो मान लेते हैं ये x एक्सिस है, क्लियर, और ऊपर की तरफ हमारी z एक्सिस है। तो गाइस जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अगर x एक्सिस राइट में है मींस i कैप राइट में है, तो z एक्सिस, अगर z एक्सिस ऊपर है तो y एक्सिस जो है वो इनवर्ड होगी, बिकॉज i क्रॉस j इज इक्वल टू k, मींस i क्रॉस j इज इक्वल टू k होता है, i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप होता है, वेयर i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस and j cap is the unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis, clear. Means z axis, x axis and y axis, clear. Y axis into the plane, z axis upside and x axis rightward, clear. क्यों? क्योंकि i क्रॉस j is equal to k, means i, अगर हम राइट हैंड रूल से चलें तो i वेक्टर along the fingers, curling the fingers along j cap, means j cap inside है, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, याद रखेंगे ये चीज, है ना। तो ऊपर वाली एक्सिस z एक्सिस हमने शो कर दी है। अब आप इसमें समझिए, अब आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका डायपोल मोमेंट है वो निगेटिव z डायरेक्शन में है, मतलब डायपोल मोमेंट आपका कुछ इस तरह से है, क्लियर। इस तरह से डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब आप तुरंत समझ गए होंगे कि इस बार जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे माइनस q एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे प्लस q एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है गाइस। ये आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है और डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होता है। क्लियर? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर होगा, और सॉरी निगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर होगा जैसा कि फिगर में दिख रहा है, और पॉजिटिव चार्ज नीचे होगा। क्लियर है गाइस? आगे आते हैं अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने का रेट दिया हुआ है जो कि dE/dz दिया हुआ है आपको, दैट इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। क्लियर है गाइस? ये आपको दिया हुआ है ना? अब आपको ये समझना है कि इस सिस्टम पे नेट टॉर्क और नेट फोर्स क्या होगा। चलिए समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग z डायरेक्शन है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज भी इसी डायरेक्शन में हो रही है और उसका वेक्टर भी ऊपर की तरफ है। क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्लियर, माना कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम -q को ऑब्जर्व करें, अगर हम -q को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा गाइस, उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स नीचे की तरफ होगा। क्लियर? वो फोर्स नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? और अगर हम फोर्स निकालना चाहें इस प्लस q चार्ज पे, तो ऑब्जर्व कीजिए वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल, वो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ। क्लियर है? तो यहां आप समझ गए होंगे कि ये जो फोर्स है, क्लियर, वो निगेटिव पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और पॉजिटिव पे जो फोर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं। ठीक है? तो इस केस की अगर हम बात करें तो आप खुद से मुझे ये सोच समझ के बताइए कि क्या इस बार जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा, क्या वो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा? अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड +q पे लग रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड -q पे भी लगती है अगर। ठीक है? तो ये जो केस होता, इस केस की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम अपना रेस्ट पे होता, अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पे भी होती, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाते, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते। मतलब नेट फोर्स की अगर हम बात करते तो वो एक सेंटर पे लग रहे होते। क्लियर? इक्वल एंड अपोजिट होते तो वो नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते, तो नेट फोर्स 0 हो चुका होता। लेकिन सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है। काफी लोग आप में से समझ रहे होंगे कि मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गाइस वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है वो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। मतलब आप खुद समझ रहे होंगे कि किस चार्ज पार्टिकल में फोर्स, हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर? जी हाँ, किस चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज्यादा होगा, जहां पे जिस चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्लियर? तो इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा और इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा। तो अगर हम बात करें इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या कोई रोटेशन पॉसिबल है इस सिस्टम का कोई रोटेशन पॉसिबल है क्या? चलिए देख लेते हैं। ठीक है? पहले हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम टॉर्क को देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस पे फोर्स, इस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कुछ F लग रहा है। क्लियर? और इस चार्ज पार्टिकल F1 लग रहा है और इस पे फोर्स F2 लग रहा है। तो नेट फोर्स हमको पता है नीचे की तरफ होगा जो कि F1 - F2 के बराबर होगा। क्लियर? जो कि F1 - F2 के बराबर होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो F नेट विल बी इक्वल टू F1 - F2। समझ लीजिएगा, सही लिखा है? क्लियर? तो F1 देखिए क्या होगा, F1 विल बी Q E1 will be electric field here on negative charge. E1 will be electric field here on negative charge. Clear? Minus positive charge भी Q है
तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी QE हो जाएगा, QE हो जाएगा। हम सिर्फ फोर्स का अब मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी फोर्सेस की देख ली है। अगर हम आपको और अच्छे से समझना है तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये प्लस माइनस का सिस्टम है और इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो कि F1 है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि F2 है। क्लियर? अब ये फोर्स जो है ये QE2 के बराबर है और ये फोर्स QE1 के बराबर है, ये फोर्स QE1 के बराबर है। तो अब हम सिंपली F नेट निकाल रहे हैं, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। आपने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में पढ़ा होगा, कि जब हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो हम एक एक्सिस सिलेक्ट करते हैं, एक डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं जो पॉजिटिव होती है और दूसरी वाली नेगेटिव होती है। अब हम वही करने जा रहे हैं। हमने F1 माइनस F2 लिखा है क्योंकि नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है। अगर कभी भी इस तरह से कोई सिस्टम है, मान लीजिएगा इसको आप इस तरह समझिए कि 5 न्यूटन का फोर्स राइट साइड लग रहा है एक ब्लॉक में और एक उसी ब्लॉक में 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। क्लियर? तो अब आप ये बताइए, अगर ये ब्लॉक M है और हमने कहा कि इस ब्लॉक M पे कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, तो आप क्या बताओगे? क्या आप बताओगे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 15 न्यूटन लग रहा होगा, कि बताओगे 5 कि 10 कि कुछ और बताओगे? जी हाँ, काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो ना 5 है ना वो 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। वो फोर्स कितना है? वो फोर्स लेफ्ट की तरफ 5 है। क्लियर? क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है 5 न्यूटन फोर्स से, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स जो बचेगा वो 5 न्यूटन लेफ्ट की तरफ बचेगा। क्लियर? 5 न्यूटन लेफ्ट की ओर बचेगा। क्लियर? तो अब हम यही काम कर रहे हैं यहाँ पे, यही काम सिमिलर थिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो नेट फोर्स है वो QE1 माइनस QE2 है। क्लियर? अब गाइज यहाँ से हम Q कॉमन ले लेंगे, Q विल बी कॉमन। अब क्या बचेगा? Q इंटू E1 माइनस E2 बच जाएगा, E1 माइनस E2 बच जाएगा। क्लियर है? क्लियर है गाइस? E1 माइनस E2 बच जाएगा। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 चाहिए। क्लियर? मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो वो जो डिफरेंस होगा गाइस, वो जो डिफरेंस होगा वो हम सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं दैट DE विल बी इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू DZ। DE विल बी इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू DZ। क्लियर? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है E1 माइनस E2 ये हो जाएगा डेल्टा E। क्लियर? और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा E विल बी इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम्स डेल्टा Z। क्लियर गाइस? तो डेल्टा Z जो है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो 2L जो है वो डेल्टा Z हो जाएगा क्योंकि ये डायपोल है और डायपोल के सेंटर से उसकी चार्ज की जो लेंथ होती है वो हम स्मॉल l मानते हैं। क्लियर? और जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। तो यहाँ से दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू 2L हो जाएगा। क्लियर? अब इसी को हम एलिमिनेट कर देंगे, इसी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है? तो दिस विल बी इक्वल टू इंटू 2L इंटू 10 की पावर 5। क्लियर? तो गाइस यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? F नेट विल बी इक्वल टू P, क्योंकि Q क्रॉस 2L, Q इंटू 2L इज नथिंग बट डायपोल मोमेंट इंटू 10 की पावर 5। तो गाइस आप ये बताइए, ये फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो है, डायरेक्शन तो हमको पता ही है, डायरेक्शन तो हम समझ गए ना कि नीचे होगी, डायरेक्शन फोर्स की डाउनवर्ड होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो P इंटू 10 की पावर 5 आ चुका है। क्लियर? पूछा गया था व्हाट आर द फोर्सेस एंड टॉर्क। अब हम टॉर्क की बात करते हैं। तो फोर्स की बात तो यहाँ क्लियर हो चुकी है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, खुद से समझिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, इंक्रीज कर रही है, तो जो चार्ज ऊपर होगा उस पर फोर्स ज़्यादा होगा और जो चार्ज नीचे है उस पर फोर्स कम होगा। क्लियर? तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कम है, तो नेट फोर्स जो होगा वो इस सिस्टम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? अब वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है, तो इसके बाद जो नेट फोर्स हमने निकाला वो F1 माइनस F2 हो जाएगा। दिस विल बी QE1 माइनस
E2, E1 माइनस E2 हमने DE बाई DZ से निकाल दिया। डेल्टा E हमने जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमने निकाल दिया 10 की पावर 5 टाइम्स DZ। क्लियर? डेल्टा Z जो है वो 2L के बराबर आ गया। वैल्यू पुट करें तो ये Q इंटू 2L बन गया, मीन्स ये P है, P फॉर डायपोल मोमेंट और इंटू 10 की पावर 5, ये आंसर आ चुका है। क्लियर? अब समझने की कोशिश करते हैं टॉर्क का क्या खेल होगा। अब समझते हैं टॉर्क का क्या खेल होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए गाइस, आप खुद समझिए कि ये फोर्स जो कि लाइन ऑफ या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। क्लियर? जब भी कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है तो उस फोर्स की उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, खुद बताइए। उस फोर्स की उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी। जी हाँ, सोचिए, एक एग्जांपल और हम देते हैं आपको। मान लीजिए कि कोई डोर है, ठीक है, वो इस तरह से खुल रहा है। मान लीजिए कोई डोर है, वो खुल रहा है और बंद हो रहा है, ठीक। और अगर आप डोर के एक्सिस पे फोर्स लगाओगे तो क्या डोर खुलेगा, क्या डोर ओपन होगा या फिर बंद होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार फोर्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। मींस उस फोर्स की जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो गाइस जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टॉर्क है उस फोर्स का वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही हो रहा है। इस एग्जांपल को इस तरह से समझिए, आई हैव टू रब इट। इस सिस्टम को कुछ इस तरह समझिए कि गाइस, अगर ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसा हमने बताया था आपको, F1 ये फोर्स है, क्लियर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपको ये टॉर्क निकालना है, ये लेंथ अगर आपको L दी है, क्लियर, तो हम जब टॉर्क निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जिस फोर्स का टॉर्क हमें चाहिए होता है उस फोर्स को हम उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको हम R परपेंडिकुलर बोल देंगे और उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा उस फोर्स का टॉर्क आ जाता है। इस तरीके से हम टॉर्क निकालते हैं। क्लियर? अब आप खुद सोचिए, ये फोर्स जैसे जैसे पास आता जाएगा एक्सिस के तो टॉर्क कम होता चला जाएगा, और जब यही फोर्स एक्सिस से पास करने लगेगा तो ये जो R परपेंडिकुलर है ये जीरो हो जाएगा। सेम यही केस यहाँ पे हो रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास होता है डायपोल का, लेकिन अगर फोर्स उसी एक्सिस से पास कर गया तो वो डायपोल को रोटेट नहीं करा पाएगा। तो इसमें भी यही हो रहा है कि जो फोर्सेस हैं ये डायपोल के एक्सिस से ही पास कर रहे हैं और एक दूसरे को जस्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। मींस लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों फोर्सेस का वो भी सेम हो चुका है। तो इसका मतलब इसमें कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक। लाइन ऑफ एक्शन इस तरह समझिए कि अगर एक ये प्लेन है, अगर इस प्लेन, ये मान लीजिए मूवेबल प्लेन है, ठीक है, अगर इस प्लेन को हम यहाँ से पुश करें और ये यूं रोटेट हो जाए, क्लियर, और हम एक पीछे से टॉर्क लगाएं, दोनों को यूं रोटेट करा देगा, ठीक है, ये प्लेन जो है इस तरह से रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, समझ रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो ये जो बीच में प्लेन है इसका रोटेशन टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हैं, ठीक यही चीज यहाँ पे हो रही है। तो ये बात हो गई टॉर्क की। तो इस सिस्टम में जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा, ठीक, फोर्स जो है वो ये रहेगा और टॉर्क जो है वो इस सिस्टम का जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब हम मूव करते हैं। आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ uniform and non-uniform electric field is clear. Now we are going to see some more numericals on the basic concept of electric fields, electric dipole and electric dipole moment. Okay guys, तो अब हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्लियर? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा ये समझिएगा लैमीज थ्योरम क्या होती है। लैमी थ्योरम, क्लियर? लैमी थ्योरम आपके एक 11th क्लास के कंसेप्ट से रिलेटेड एक थ्योरम है, क्लियर, जिसमें कभी भी ऐसा अगर होता है जहाँ पे तीन फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा हूँ, तीन फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो और वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, मीन्स इक्विलिब्रियम में हो,
मीन्स 3 फोर्स मिलके F1 F2 F3 3 फोर्स मिलके एक ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में ले आते हैं, मीन्स ये सिस्टम ऑफ फोर्स मिलके एक इक्विलिब्रियम सिस्टम बनाता है, मीन्स नेट फोर्स अगर इसका 0 हो जाता है तो उस केस में गाइस क्या होता है, उस केस में हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होते हुए अगर ये F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, और F2 के सामने वाला एंगल अगर बीटा है और F3 के सामने वाला एंगल अगर गामा है, क्लियर। तो इस केस में क्या होता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा हो जाता है। ये याद रखिएगा, इस कंसेप्ट का इस न्यूमेरिकल में अच्छे से यूज होने वाला है, ठीक है। हाँ, इस कंसेप्ट के अलावा भी बिना इस कंसेप्ट को यूज किए भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है, आप कर सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, क्लियर। तो सिंपल सी चीज है कि तीन फोर्स मिलके अगर एक बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लैमी थ्योरम यूज कर सकते हैं। इस थ्योरम को लैमीज थ्योरम कहते हैं, लैमीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लैमीज थ्योरम। आईआईटी में जनरली इस थ्योरम पे सवाल पूछ ही दिए जाते हैं, क्लियर। लैमीज थ्योरम तो क्या है कि जब 3 फोर्सेस मिलके एक बॉडी को, एक पॉइंट को रेस्ट में रखते हैं या फिर इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उस केस में F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल इन फ्रंट ऑफ F1 मीन्स अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा हो जाता है, क्लियर। ये याद रखिएगा कि ये 3 फोर्स मिलके इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, क्लियर। तो इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, एक हिंट मैंने दे दी है, अब आप एक बार खुद से ये न्यूमेरिकल पढ़ के ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। समझते हैं अब जरा क्या है इस न्यूमेरिकल में। तो ए रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स एक रिजिड वायर का फ्रेम है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना रहा है, क्लियर, जहां पे A जो है वो राइट एंगल है, क्लियर। इज सेट इन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन। तो ये सिस्टम जो है, ये ट्रायंगल एक वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, एक वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 बीट्स मीन्स एक पार्टिकल है, क्लियर, जिसको हम बीट्स बोलते हैं, ठीक, एक छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होंगे बस ये, क्लियर। तो 2 बीट्स ऑफ इक्वल मास स्मॉल m, तो दोनों स्मॉल पार्टिकल का, स्मॉल बीट्स का मास जो है वो स्मॉल m दिया है। ईच आर कैरिंग चार्जेस Q1 Q2, मीन्स दोनों का मास जो है वो तो m है, दोनों का मास जो है वो m है, लेकिन चार्जेस दोनों पे जो है वो अलग अलग हैं, दैट इज Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ L, बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ L। तो इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो आपको दे दी गई है, वो है L, क्लियर। एंड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं है एग्जिस्टेंस में, मीन्स ये जो बीट्स हैं ये इस ट्रायंगल पे अगर ऊपर या नीचे स्लाइड कर रहे होंगे तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्लियर। सपोज बीट्स आर स्टेशनरी, तो उसने दे दिया है, कहा है अगर जो बीट्स हमारी वो स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों बीट्स पे जो नेट फोर्स होगा गाइस वो 0 होगा, क्लियर। हाँ, समझते हैं क्या क्या निकालना है। फाइंड अल्फा, वे अल्फा इज दिस एंगल इज अल्फा। एक तो आपको अल्फा निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज फाइंड टेंशन इन द कॉर्ड, आपको इस कॉर्ड में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है, इस कॉर्ड में आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है, क्लियर। जो थर्ड थिंग है जो आपको फाइंड करनी है वो क्या है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीट्स, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीट्स, ठीक है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, आई होप दैट यू हैव ट्राइड इट बाय योर सेल्फ, क्लियर। अब हम समझते हैं इसमें क्या है। तो हम इसका, इस Q1 का, सबसे पहले Q1 का हम FBD बनाएंगे, Q1 की हम FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। समझते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस एग्जिस्टेंस में होंगे। तो सबसे पहले तो इस Q1 पे
एक फोर्स होगा mg, क्लियर। उसके बाद इस Q1 पे दूसरा फोर्स होगा जो कि टेंशन फोर्स होगा, क्लियर, टेंशन फोर्स होगा। और फिर इस Q1 पे एक थर्ड फोर्स होगा इस Q1 पे जो कि नॉर्मल फोर्स होगा। क्योंकि ये जो बीड है ये इस ट्रायंगल की सरफेस पे है तो इस पे नॉर्मल फोर्स आउटवर्ड लगेगा, क्लियर। नॉर्मल फोर्स जो है गाइस उसका डायरेक्शन देखिए, एफबीडी बनाते समय 2-3 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि जो mg होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्लियर, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड हो चुका है। और टेंशन जो फोर्स होगा, जो कॉर्ड से जो टेंशन फोर्स होगा वो ऑलवेज एक पुलिंग फोर्स होता है, क्लियर। जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा एक पुलिंग फोर्स होता है, हेंस दिस इज द टेंशन फोर्स, क्लियर। और जो नॉर्मल फोर्स होता है गाइस वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये नॉर्मल फोर्स है, क्लियर। नॉर्मल फोर्स भी इसमें हमने लगा दिया है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, क्लियर। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी होता, बाय द वे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी होता तो उसको हम ऊपर की डायरेक्शन में ले लेते, मींस पैरेलल टू द सरफेस। हम मान लेते कि इस बीड की टेंडेंसी नीचे आने की है और ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, क्लियर। लेकिन क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि mg डाउनवर्ड टेंशन फोर्स लग रहा है जो कि पुलिंग फोर्स है और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप बताइए कि क्या यहाँ पे कोई और फोर्स भी लग रहा है, क्या यहाँ कोई और फोर्स भी एग्जिस्टेंस में है? जी हाँ, बिल्कुल एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी है जो कि कूलोम्स लॉ से आएगा। जी हाँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्लियर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये Fe जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। गाइस हमको पता है कि T और Fe का जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, तो हम इस Fe को इस साइड ना लेके बल्कि इस Fe को हम राइट साइड ही ले लेंगे, माइनस Fe ले लेंगे, क्लियर। अब अगर हम Q1 को बाहर एक पॉइंट के रूप में दिखाते हैं, एक पॉइंट से दिखाते हैं, तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो एक तो T माइनस Fe आ जाएगा, T माइनस एक Fe आ जाएगा फोर्स, क्लियर। और दूसरा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस है नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, और थर्ड जो कि mg है वो यहाँ आ जाएगा, क्लियर। अब हम इन फोर्सेस के बीच के एंगल्स चेक कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्लियर, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, हेंस n और t माइनस Fe के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, क्लियर। अगर आपको ये लग रहा है, कहीं किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये अल्फा 30 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बीट्स हैं ये इस तरह से रेस्ट पे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्लियर। ये लाइन जो आपको दिख रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्लियर। आगे समझिए, तो 90 प्लस अल्फा एंगल यहां बन जाएगा, क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें, इस एंगल की बात करें गाइस, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए ये एंगल कितना होगा, क्लियर। चलिए समझते हैं, हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हैं, क्लियर। ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल अपने आप 60 हो जाएगा, क्लियर है गाइस। तो ये एंगल 60 हो जाएगा। ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, क्लियर, ये पूरा एंगल 180 होगा, क्लियर। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये 120 के बराबर होना चाहिए, ये 120 के बराबर होना चाहिए। तो ये जो एंगल अब बचा हुआ होगा वो 120 माइनस अल्फा हो जाएगा, वो 120 माइनस अल्फा हो जाएगा। दिस एंगल विल बी द एंगल बिटवीन mg एंड t माइनस Fe इज 120 माइनस अल्फा, 120 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्लियर है गाइस। इसको t माइनस Fe लिख देते हैं, क्लियर। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये एंगल कितना होगा, मीन्स ये एंगल जो है ये कितना हो जाएगा। दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट 60 प्लस 90, दिस विल बी इक्वल टू 150 डिग्री, क्लियर है गाइस। दिस विल बी 60 प्लस 90, वी कैन से 90 प्लस 60 इट इज, ठीक है, एज इट इज, क्लियर है गाइस। अब यही पिक्चर सेम हमें Q2 के लिए भी बनानी होगी। चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो Q2 की जब हम बात कर रहे हैं तो Q2 की बात करते समय समझिए
कि फिर से इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, बस यहाँ पे एक फोर्स आएगा mg डाउनवर्ड, फिर से उसी तरीके से mg डाउनवर्ड आ जाएगा, और फिर से उसी तरीके से नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएगा, और फिर से टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड आएगा, जिसको हम फिर से T माइनस FE लिख लेंगे। क्लियर? क्योंकि इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। क्लियर? अब समझने की कोशिश कीजिए ये एंगल कितना होगा। यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है। क्लियर? तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये ऑलमोस्ट 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल, अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं तो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ये अल्फा ये 90, तो दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है। क्लियर? ये 90 है, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, दिस विल बी 180 माइनस अल्फा। क्लियर? आप समझ रहे होंगे। और ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम इसका भी फिगर अलग से बना लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। क्लियर? तो अब हम Q2 की बात कर रहे हैं, ये Q2 वाला है, ठीक है, Q2 पॉइंट। तो इसमें ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है mg वो डाउनवर्ड लग रहा है, mg विल बी डाउनवर्ड्स। क्लियर? फिर से वही मास है, ठीक है, और जो टेंशन फोर्स लग रहा है इस बार वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, T माइनस FE। क्लियर है गाइस? समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, एक चीज जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि ये जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा, एक और चीज इसके पहले हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्या वो दोनों सेम होंगे? क्या वो दोनों सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। सरफेस अलग है तो नॉर्मल रिएक्शन भी अलग होंगे, क्योंकि सिमेट्री नहीं है सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम में सिमेट्री नहीं है, इस वजह से इस नॉर्मल फोर्स को हम n ना कह के n1 कह देते हैं, और इस नॉर्मल फोर्स को हम n ना कह के n2 कह देते हैं। क्लियर? नाउ इट इज ऑल राइट। अब समझिए कि T माइनस FE वर्सेस और नॉर्मल के बीच में, T माइनस FE और नॉर्मल n2 के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? समझिएगा, ये जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा है, ये पूरा ये जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा है, और जो ये एंगल है ये एंगल खुद 90 है, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस 90 माइनस अल्फा मीन्स 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर? और ये एंगल कितना होगा? समझिए, ये एंगल, ये पूरा एंगल अब हमें देखना है। तो ये पूरा एंगल जो है, अगर ये एंगल समझिएगा, ये 60, क्लियर, जैसे इसमें किया था, जैसे हमने इसमें किया था, ये एंगल 30, ये 90, ये 60, क्लियर। उसी तरीके से ये एंगल जो है, ये एंगल 60 दिया है और ये 90 हो जाएगा, हेंस दिस विल बी 30, दिस विल बी 30। तो इस तरह से ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये 90 प्लस 30 आ जाएगा, ये 90 प्लस 30 आ जाएगा। मीन्स इस बार ये एंगल जो है, ये एंगल जो हमें दिख रहा है mg और n2 के बीच में जो एंगल हमें दिख रहा है वो 90 प्लस 30 आ चुका है, मीन्स 120 अप्रोक्स। क्लियर? आगे समझते हैं। अब जो ये एंगल है ये देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये एंगल आपका 30 आ चुका है। क्लियर? और ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा है, और ये पूरा एंगल 180 था। क्लियर? तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा? 180 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? ये 30 डिग्री वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, -30, और ये 90 माइनस अल्फा वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -90 माइनस अल्फा, हेंस दिस विल बी 90, और ये हो जाएगा 90 माइनस 30 प्लस अल्फा, मीन्स दिस विल बी 60 प्लस अल्फा, 60 प्लस अल्फा। चेक कीजिए, क्या ये 60 प्लस अल्फा ही हो जाएगा? बिल्कुल सही है। तो ये एंगल 60 प्लस अल्फा हो जाएगा, 60 प्लस अल्फा। क्लियर है गाइस? अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आप रिलेट कर पा रहे होगी कि अब हम क्या करने वाले हैं।
अब हम ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है और ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम इन दोनों के लिए अब लैमी थ्योरम यूज करने वाले हैं, जिसमें से जो होती है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो समझते हैं जरा क्या होगा, इसको रफ करते हैं। तो इस बार ये N1 है, क्लियर, याद रखेंगे। तो अब हम लैमी थ्योरम यूज करने जा रहे हैं, पहले Q1 के लिए यूज करते हैं, ये Q1 का डायग्राम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, N1 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 120 माइनस अल्फा, साइन 120 माइनस अल्फा, सॉरी। और यहाँ पे जो mg है वो हो जाएगा mg अपॉन mg के सामने वाला एंगल n1 के सामने वाले एंगल का साइन इक्वल टू mg अपॉन mg के सामने वाला एंगल का साइन, मीन्स साइन 90 प्लस अल्फा, साइन 90 plus alpha, clear? And this will be equal to what? This will be equal to t minus fe divided by sine of the opposite angle, means sine of 90 plus 60 degree, clear? अब इसको समझ, ये हो गया आपका चार्ज 1 के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, समझते हैं ये क्या लिखा है। ये लिखा है N1 अपॉन साइन 120 माइनस अल्फा, साइन 120 माइनस अल्फा, क्लियर, इज इक्वल टू mg अपॉन दिस विल बी साइन 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा मीन्स इट विल बी cos alpha from trigonometry, clear? इसके बाद this will be t minus fe upon sin 90 plus 60, again this will be cos 60, clear है guys? तो यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे, है ना। अब हम यही काम चार्ज 2 के लिए कर देंगे, क्लियर, चार्ज 2 Q2 के लिए कर देंगे, चार्ज Q2, ये Q2 है और ये Q1 है। फिर से इसके लिए लैमी थ्योरम लगाएंगे, ठीक, ये चार्ज Q1 के लिए हुआ था काम, ये चार्ज Q1 के लिए काम हुआ था, ठीक है। अब हम यही काम चार्ज Q2 के लिए करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 अपॉन साइन ऑफ दिस, N2 अपॉन साइन ऑफ 60 प्लस अल्फा, क्लियर, इक्वल टू mg अपॉन मास सेम है दोनों पार्टिकल का, अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इक्वल टू टी माइनस fe अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके हम जरा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, बहुत सिंपल है, सिंपली क्या हो जाएगा, N2 अपॉन साइन 60 प्लस अल्फा, क्लियर। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा, mg अपॉन सिंपल साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, क्लियर। तो अब इन फिगर्स की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम रफ कर सकते हैं, क्लियर तो होगा ये चीज आपको क्लियर है, जिस तरह से हमने इक्वेशन बनाई, अगर ये क्लियर है तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो mg बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू t माइनस fe अपॉन दिस विल बी साइन 90 प्लस थीटा इज cos 30, क्लियर है गाइस, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इक्वेशन ये हमारे पास, ठीक है, और एक इक्वेशन ये है, मींस बाकी सब हमने सिर्फ और सिर्फ ये दो इक्वेशन लिखने के लिए लिखा है, क्लियर। तो अब हम इनको रफ कर सकते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। हमने सिर्फ लैमी थ्योरम यूज की है, फोर्स और उसके सामने वाले एंगल का साइन इक्वल टू फोर्स उसके सामने वाले एंगल का साइन इक्वल टू फोर्स उसके सामने वाले एंगल का साइन, क्लियर, सिंपल लैमी थ्योरम, है ना। अब समझिएगा, अब हमें सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना था, हमें अल्फा निकालना है,
हमें टेंशन निकालना है, हमें नॉर्मल निकालना है। सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करते हैं, तो हम इतनी इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। क्लियर? अगर हम इनको डिवाइड कर दें mg से, mg विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी tan अल्फा, दिस विल बी tan अल्फा इज इक्वल टू t माइनस एफ से t माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा, t माइनस एफ ही कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी cos 30 अपॉन cos 60। क्लियर? तो दिस विल बी इक्वल टू cos 30 will be root 3 by 2 and cos 60 will be 1 by 2. This will be root 3. Hence alpha will be equal to 60 degree. Clear guys? यहाँ से अल्फा आ चुका है। क्लियर? ये आपका सिंपल अल्फा सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अब अल्फा अगर सॉल्व हो चुका है तो हम बाकी चीजें भी निकाल लेंगे। यहाँ हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से n1 आ जाएगा, और यहाँ हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से t आ जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए समझते हैं, आगे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, अल्फा आ चुका है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इतनी इक्वेशन से हम यहाँ से n1 निकालेंगे और यहाँ से हम n2 निकाल लेंगे। तो गाइस n1 क्या हो जाएगा, n1 विल बी इक्वल टू mg n1 अपॉन साइन 120 माइनस 60, साइन 60, दिस विल बी साइन 60। क्लियर? साइन 60 डिवाइडेड बाय cos 60। क्लियर है? तो n1 जो हो जाएगा गाइस, n1 कितना हो जाएगा, mg tan 60 मीन्स रूट 3, mg रूट 3 mg जो है वो n1 आ जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम इसका यूज करेंगे तो हम n2 भी निकाल लेंगे। n2 क्या आ जाएगा गाइस, n2 इस केस में फॉर n2 अपॉन साइन 60 प्लस 60, दिस विल बी साइन 120 एंड साइन 120 इज साइन 180 माइनस 60 मीन्स इट विल बी इक्वल टू साइन 60। साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होगी। क्लियर? तो साइन 60 दिस विल बी इक्वल टू, एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन 60 प्लस 60 मीन्स साइन 120, और साइन 120 की जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 मीन्स साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, मीन्स दिस विल बी साइन 60 डिग्री। क्लियर? तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से n2 बाय साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू mg बाय साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड n2 विल बी इक्वल टू mg, n2 विल बी इक्वल टू mg, n2 आ चुका है। क्लियर? n2 भी आ चुका है अपना mg के बराबर। क्लियर है? अब यहाँ से हमें टेंशन निकालनी है, नॉर्मल फोर्सेस हम निकाल चुके हैं, टेंशन निकालनी है। ठीक है, तो टेंशन के लिए हम इसको यूज करेंगे, टेंशन के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर टेंशन के लिए सिंपली इसको यूज कर लीजिए, इस इक्वेशन को। क्लियर है? इस इक्वेशन को अब यूज करने जा रहे हैं। हमने पहले n1 निकाला, फिर हमने n2 निकाला, अब हम टेंशन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। क्लियर? अब हम कुछ नहीं, सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है गाइस? तो क्या लिखा हुआ है, mg अपॉन cos 60 क्लियर इज इक्वल टू t माइनस fe अपॉन cos 60 लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ से गाइस, यहाँ से cos 60 विल बी कैंसिल आउट एंड टेंशन विल बी इक्वल टू mg प्लस fe हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टेंशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि mg तो दिया हुआ है, mg गिवन है, प्लस fe कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। आप फिगर में देखिए, फिगर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ये आएगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है, r की जगह l स्क्वायर आएगा, r की जगह l स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो ये फोर्स हमें पता है, तो यहाँ से ये हमारी टेंशन आ जाएगी। क्लियर है गाइस? तो ये एक काफी अच्छा न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? इसमें हमको अल्फा निकालना था, तो अल्फा हमारा ये आ गया है पहला सॉल्यूशन। उसके बाद हमें टेंशन निकालना था, तो टेंशन हमारी ये आ चुकी है, दूसरा आंसर। क्लियर? उसके बाद हमें नॉर्मल फोर्स से निकालने थे, तो नॉर्मल फोर्स से हमारे ये और ये आ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ से
हमारा ये न्यूमेरिकल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, जरा ये समझिएगा। हमने एफबीडी बनाना सीखा। एफबीडी बनाने के बाद हमने एफबीडी में क्या क्या चीज़ सीखी कि नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और टेंशन फोर्स ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स होता है, मींस वो पुल करेगा हमेशा, क्लियर। उसके बाद हमने समझा कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं था, नहीं तो उसको भी एफबीडी में हम कंसिडर कर चुके होते, क्लियर। तो फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं कंसिडर किया। उसके बाद हमने एफबीडी के बाद हमने पढ़ा लैमी थ्योरम क्या होती है, क्लियर। तो लैमी थ्योरम गाइस फिर से क्या होती है, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, क्लियर। इस लैमी थ्योरम का हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है, क्लियर। विदाउट लैमी थ्योरम ये क्वेश्चन हो सकता था, हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इस तरीके से जब हम कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल में आंसर आ रहा है अपना, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्लियर। लेकिन अगर हम विदाउट लैमी थ्योरम करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, करके देखिएगा एक बार खुद से एक्सेस रिजॉल्व करके, तो उससे भी आंसर्स आएंगे। लेकिन उससे बहुत डिफिकल्टी होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी उससे, ये ज्यादा इजी है, क्लियर। तो लैमी थ्योरम का आप यूज करना अच्छे से सीख चुके हैं, क्लियर। इसमें जो है अभी हमने 6 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम का, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलमोस्ट हमारा क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्लियर हो चुका है। उस पर बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और फिर हमने बात करी कि जब हम एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, है ना, जब हम एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डिपेंड ये करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने देखा कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन अगर फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, क्लियर। जैसा कि एक न्यूमेरिकल हमने उस पर भी देखा है। उसके बाद हमने फिर जनरल न्यूमेरिकल्स देखे, क्लियर। तो यहाँ से अपना डायपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी हमने ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं करी है, डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी किस हिसाब से होती है उसकी हमने कोई बात नहीं करी है, क्योंकि अभी हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही कुछ नहीं बताया, क्लियर। तो नेक्स्ट टर्न पे हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम का थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि गॉस थ्योरम में फ्लक्स का हम यूज़ करेंगे। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्लियर। तो थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को ब्रशअप करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। क्योंकि गॉस थ्योरम जो है वो पूरा उसी पे बेस्ड है, क्लियर। गॉस थ्योरम पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही, और इसके बाद हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है गाइस। तो आप एक सजेशन है आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पूरे कंसेप्ट एक बार क्लियर करके आइएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक। आप अपने नोट्स बना रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्लियर। नोट्स जरूर बनाते रहिए और जो डेरिवेशंस हैं उनको अलग से लिखिएगा जो लोग एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।